2011 का ये वो केस है जो मतलब राजस्थान की सीमा से बाहर निकलकर देश के दूसरे राज्यों में भी सुर्खियों में रहा और कई दिनों तक रहा, बल्कि महीनों तक रहा, क्योंकि इस केस में सेक्स इन्वॉल्व था, सियासत था, नेता थे और सीडी थी। तो वो सारे एलिमेंट्स थे जो एक स्टोरी को जिस तरीके से अखबारों में सुर्खियाँ बनती हैं, टीवी में सुर्खियाँ बनती हैं, हेडलाइंस बनती हैं, तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स थे। करीब 7 साल पुरानी बात हो गई है, अब चूँकि 11 का मामला था। तो ये कहानी शुरू होती है जोधपुर से, बहुत खूबसूरत जगह है राजस्थान में। एक भंवरी देवी नर्स हुआ करती थी, उसकी उम्र थी उस वक्त 38 साल। जोधपुर के पास, जोधपुर से करीब 100-125 किलोमीटर दूर वो रहा करती थी और नट बिरादरी से ताल्लुक़ था उसका। वो जो राजस्थान में नट बिरादरी बहुत फेमस है, तो उस घराने से वो आती थी। एक बहुत ही मामूली परिवार की थी और उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे थे और वो खुद एक नर्स का काम करती थी। और जो नर्स का काम करती थी वो जोधपुर से थोड़ी दूरी पे एक पैनन कस्बा है, पैनन, वहाँ पे एक सरकारी अस्पताल था, वहाँ उसकी नौकरी लगी थी। तो वो सरकारी मुलाजिम थी बतौर नर्स। करीब 7-8 हज़ार रुपये उसकी सैलरी हुआ करती थी। लेकिन नर्स होने के साथ साथ भंवरी देवी राजस्थानी एल्बम के लिए भी शूट करती थी, गाने वाने, और उस गाने में वो खुद भी आती थी, डांस करती थी। तो वो एल्बम में थी। इसके अलावा उसने अपनी बहुत सारी सीडियाँ बना रखी थी, सीडी जिसमें उसके सारे गाने और वो होते थे, और कुछ एक्टिंग वैक्टिंग भी थी। तो राजस्थानी गाने और सीडी के ज़रिए, वो अपनी एक्टिंग के ज़रिए, अब वो राजस्थानी फ़िल्मों की हीरोइन बनना चाहती थी। उसका सपना था, उसका ड्रीम था ये कि वो हीरोइन बने राजस्थानी फ़िल्मों की। और इसकी वजह से वो अक्सर अपने नर्स की जो ड्यूटी होती थी उससे दूर रहती थी। अब प्रॉब्लम यह था कि जिस पैनन कस्बे में ये सरकारी अस्पताल था, उस पूरे कस्बे में ये इकलौता अस्पताल था और उस अस्पताल में ये इकलौती नर्स थी। अब भंवरी देवी चूँकि एल्बम में भी काम कर रही है, जयपुर भी जाना शूटिंग के लिए, बाकी चीज़ें, तो वो अक्सर अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहा करती थी। तो ये अच्छा, उसकी गैर हाजिरी में और कोई नर्स होता नहीं था। तो गांव के लोगों ने और कस्बे के लोगों ने इसका विरोध किया, कंप्लेंट की सरकारी अफसरों से जाकर। तो कंप्लेंट इतनी ज़्यादा हो गई कि वहाँ के जो कलेक्टर थे उन्होंने भंवरी देवी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये बात है करीब 2009 की। तो कलेक्टर ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया और बस यहीं से शुरू होता है भंवरी देवी का पूरा खेल। जब उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया तो सबसे पहले वो अपने जो इलाके के उसके एमएलए थे मलखान सिंह, उनके पास जाती है और मलखान सिंह को बताती है कि ऐसे ऐसे, पहला परिचय उसका होता है इस नौकरी के बर्खास्त होने के बाद नर्स की नौकरी से। तो वो मलखान सिंह को बताती है कि मुझे नौकरी से हटा दिया गया और कलेक्टर चाहे तो मुझे वापस रख सकता है, और आप चूँकि विधायक हैं तो आप कलेक्टर से कहें। अब भंवरी देवी चूँकि उसके बाद वो अपने बारे में भी बताती है कि मैं इसलिए गैर हाजिर रहती हूँ क्योंकि मुझे एल्बम बनाती हूँ, मैं गाने गाती हूँ, ये सारी चीज़ें थी। तो मलखान सिंह से उसकी जब पहली मुलाकात होती है तो उस मुलाकात के बाद मलखान सिंह जो विधायक थे वो उसको अपने साथ राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर, जल संसाधन मंत्री उस वक्त जो हुआ करते थे, महिपाल मढेरना, तो उसके पास ले जाते हैं। मतलब जो विधायक मलखान सिंह है वो अब भंवरी देवी को नौकरी वापस बहाल कराने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल मढेरना के पास ले जाते हैं। उसके बाद बातचीत होती है। फिर थोड़े दिनों के अंदर अंदर कलेक्टर के पास फ़ोन आ जाता है और कहा जाता है कि अब भंवरी देवी को वापस नौकरी पर रखिए। कलेक्टर, चूँकि अब मंत्री का फ़ोन था, कलेक्टर मजबूर था, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी मधेरना और मलखान की थी क्योंकि एक, तो भंवरी देवी वापस नौकरी पर बहाल हो जाती है। अब नौकरी पर बहाल हो जाती है, लेकिन ये जो नौकरी जिस तरीके से वापसी में जो बहाली हुई उसकी, उससे उसका
मलखान सिंह के साथ एक रिश्ता बन जाता है, बहुत करीबी रिश्ता। अब मलखान सिंह के साथ उसका आना जाना मिलना जुलना शुरू होता है, और मलखान सिंह ने चूँकि महिपाल मढेरना जो मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री, उनसे ही मिलाया था, तो फिर मलखान सिंह के अलावा उसका मढेरना के साथ भी उठना बैठना मिलना जुलना शुरू हो जाता है। और ये सिलसिला करीब 2 साल तक चलता है, 2009 से लेकर 2011 तक। इस दौरान वो कई बार जयपुर भी आती है, कई बार पार्टी के फंक्शन में भी जाती है, लगातार फ़ोन पे बातचीत होती है, घर पे भी फ़ोन आता है, और ये रिश्ता यूं ही चलता रहता है। रिश्ते में कड़वाहट तब आती है जब 2011 आ जाता है। अब तक भंवरी देवी इन नेताओं के संपर्क में आने के बाद काफ़ी पावरफुल हो गई थी। उस सत्ता की जो ताकत होती है उसको समझने लगी थी, नेताओं के जो रंग हैं वो जानने लगी थी, और इस दौरान उसने इन नेताओं के करीब आकर बहुत फ़ायदा भी उठाया। एक 7-8 हज़ार की मुलाजिम जो नर्स की उसकी सैलरी हुआ करती थी, वो 7-8 हज़ार ही हुआ करती थी। तो वो 7-8 हज़ार रुपये की कमाने वाली भंवरी देवी अचानक नया घर बनाती है, नई गाड़ी लेती है, मारुति स्विफ्ट, और जो उसके बच्चे थे उनको नामी पब्लिक स्कूल में जयपुर में पढ़ने के लिए भेजती है, वहाँ हॉस्टल में रखती है। अब जाहिर सी बात है, ये 7-8 हज़ार रुपये की कमाई पे ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी, लेकिन भंवरी देवी की पूरी हैसियत बदल जाती है। एक आम घराने की नट बिरादरी की भंवरी देवी देखते ही देखते बहुत अमीर, रईस, और ये सारी कमाई उसकी इन नेताओं के संपर्क में आने के बाद हुई थी। तो यहाँ तक तो ठीक था, उसकी ज़िंदगी बदल गई, अमीरी आ गई, सब कुछ आ गया, और वो छोटे मोटे लोगों के काम भी कराने लगी नेताओं से। लेकिन 2011 में दिक्कत तब शुरू हुई जब भंवरी देवी के अंदर अचानक एक ख्वाहिश ने जन्म लिया, और वो ये कि अब उसे भी नेता बनना और चुनाव लड़ना है। अब यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन उसने कहा कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है, और विधायक के लिए टिकट चाहिए। और मधेरना और जो विधायक थे जिनके ये संपर्क में थी, उन दोनों से ये इसने फोर्स करना शुरू किया कि हमें जो है वो टिकट चाहिए और मैं अब चुनाव लड़ूंगी। अब जाहिर सी बात है कि एक विधायक का टिकट दिलाना और वो भंवरी देवी को, इन दोनों के लिए इतना आसान नहीं था, और वो चाहते भी नहीं थे। तो वो शुरू में तो टालते रहे कि होगा, कोशिश करते हैं, पार्टी नेताओं से बात करते हैं, पर ये टालम टाली लंबा हो गया। और उसके बाद जब उसे लगा भंवरी देवी को कि ये लोग मलखान सिंह और मधेरना इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो फिर उसने एक चाल चली। उसने कहा ये टिकट ऐसे नहीं देंगे तो इनको ब्लैकमेल करते हैं। तो 2011 के आसपास जनवरी फरवरी में इसने कहना शुरू किया कि मेरे पास एक सीडी है, और उस सीडी में मलखान सिंह भी और मधेरना भी है, और वो सीडी दोनों में खुद भंवरी देवी है, और उनके एकदम अंतरंग संबंध के फोटो जो सीडी बनाई थी वो खुद भंवरी देवी ने बनाई है। तो ये बात होती है, लेकिन वो लोग समझते हैं कि ये ऐसी बेवकूफ़ी की बात कर रही है, कुछ होगा नहीं। लेकिन इसकी इस तेवर के बाद मढेरना और मलखान सिंह अचानक भंवरी देवी से दूरी बना लेते हैं, और अब वो ना उससे फ़ोन पे बात करते हैं, ना उससे मिलते हैं। वो फ़ोन करती है तो मना कर देते हैं, घर पे आती है तो कहते हैं है नहीं, चूँकि जोधपुर में भी दोनों का घर था, तो अवॉइड करना दोनों को शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद भंवरी देवी को लगता है कि ये दोनों अवॉइड कर रहे हैं, तो क्या करूं। तो वो एक दिन अचानक जोधपुर से जयपुर पहुंच जाती है। अब जयपुर में सरकारी बंगला था, कोठी था, मधेरना साहब का मंत्री थे, और ये बात है जुलाई 2011 की। भंवरी जब देवी हर तरह से फ़ोन कर करके थक जाती है, सब कुछ करती है, तो वो सीधे कोठी पे पहुंच जाती है जयपुर में, कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल मढेरना के, और वहाँ जाके वो मिलने की बात करती है। तो मढेरना उस दिन घर पे ही थे, लेकिन वो उसको अपने गार्ड से धक्के मार के कहते हैं बाहर कर दो, और उसको घर में घुसने देते, गेट के पास से बाहर भेज दिया जाता है।
जुलाई 2011 की बात थी। ये बात भंवरी देवी को बहुत बुरी लगती है। उसके बाद वो वहाँ से सीधे बीजेपी पार्टी ऑफिस जाती है और पार्टी ऑफिस में वो कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं को पकड़ती है जो स्टेट लेवल के थे और कुछ वहाँ विधायक थे, और वो उनसे कहती है कि मेरे साथ मढेरना और जो विधायक है मलखान सिंह, उसने ऐसे ऐसे गलत किया और मेरे पास इन दोनों की सीडी और मैं उस सीडी को आम कर दूंगी, तो इससे पार्टी को बहुत धक्का पहुँचेगा। अब वो लोग भी थोड़ा ये हुए, लेकिन ये बात जब उसने कहा वहाँ पार्टी ऑफिस में तो कुछ मीडिया के लोग भी थे, उन तक ये बात पहुँची। अगले दिन मीडिया के ज़रिए ये बात पूरे स्टेट में फैल गई कि कैबिनेट मिनिस्टर और एक एमएलए की सीडी जो है वो आई हुई है और वो भंवरी देवी नाम की एक है उसके पास है। तो अब जब ये बात फैली अगले दिन, तो पहली बार मढेरना और मलखान सिंह थोड़ा घबराए। उन्हें लगा कि अगर ऐसा होगा तो उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाएगा, वो बदनाम हो जाएंगे। फिर उन्होंने अचानक अपना रवैया बदला, भंवरी देवी को फ़ोन किया, भंवरी देवी से बात की, मिले, माफ़ी हुई और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और फिर तीनों के बीच में रिश्ते ठीक हो गए। और भंवरी देवी ने भी इसके बाद कुछ किया नहीं। जुलाई की बात है ये 2011, सब कुछ सेट हो गया। बाद में पता चला कि असल में सब वो समझौता ऐसे नहीं हुआ था कि दोनों पक्ष मान गए थे। मढेरना और मलखान सिंह ने भंवरी देवी को इस सीडी को देने के एवज़ में, सीडी को आम ना करने के एवज़ में 60 लाख रुपए में सौदा डील हुआ। ये हुआ कि तुम सीडी दोगे, हम तुम्हें 60 लाख रुपए देंगे। उसके बाद ये एक सौदा होने के बाद एक टाइम फिक्स हुआ कि इतने दिन में पैसे देंगे, और भंवरी देवी ने भी कहा कि मैं तुम्हें सीडी दे दूंगी, और भंवरी देवी वापस जोधपुर चली आती है अपने घर। लेकिन वो वापस आने के बाद से थोड़ी सी अलर्ट हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये नेता उसके साथ अब कुछ कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं। तो घर से बहुत कम बाहर निकलती थी, बिना किसी जानकार को साथ लिए वे घर से बाहर नहीं जाती थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। इसी तरह जब वो घर लौटी तो उसके पास जो मारुति स्विफ्ट कार थी, ये कार भी ये कहते हैं कि मढेरना ने ही उसे दिलाया था। तो वो कार, वो मलखान सिंह के भांजे, एक भांजा था सोहनलाल बिश्नोई, जुलाई 2011 में वो कार जो विधायक मलखान सिंह और उसके भाई सोहनलाल को 4.5 लाख रुपए में बेच देती है। तो वो कार खरीदने के बाद सोहनलाल उसे 50,000 रुपये पेशगी देता और 4 लाख रुपए वो कहता हम इतने दिनों में दे देंगे। ये बात आई गई हो गई। इसके बाद अचानक 1 सितंबर 2001 को सोहनलाल भंवरी देवी को फ़ोन करता है और कहता है कि वो कार के पैसे और वो जो 60 लाख रुपए की डील हुई थी वो पैसे लेने के लिए वो बाहर निकले घर से और उससे मिले। अब भंवरी देवी 1 सितंबर 2001 को सोहनलाल के फ़ोन पर जहां वो बुलाता है वहां के लिए निकल जाती है। निकलती है और ये उसका आखिरी दिन था। उसके बाद वो कभी घर नहीं लौटती। अब एक के बाद 2 सितंबर आता है, 3 सितंबर आता है, 4 सितंबर आता है, लेकिन भंवरी देवी घर नहीं लौटती। 12 दिन गुजर जाते हैं। 12 दिन में अभी तक कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, और भंवरी गुम। अब भंवरी देवी का जो पति है अमरचंद भी 12 दिन तक खामोश है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि कई बार भंवरी देवी जयपुर जाती थी या कहीं और इन नेताओं के साथ, तो कई दिनों बाद लौटती थी। उसके बच्चे हॉस्टल में थे जयपुर में, और यहाँ फिर वो शूटिंग वूटिंग पे जाती थी, एल्बम, तो ये एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन 12 दिन तक जब मोबाइल पे भी बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो फिर 12 दिन बाद 13 सितंबर 2011 को गुमशुदगी के भंवरी देवी के 12 दिन बाद अमरचंद जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाता है भंवरी देवी की मिसिंग की, और उस रिपोर्ट में वो ये लिखा, शक जताता है कि मेरी बीवी भंवरी देवी गायब है, और उसके गायब होने के पीछे कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं महिपाल मढेरना और साथ में जो विधायक हैं मलखान सिंह, इन दोनों का हाथ है। ये बाकायदा वो रिपोर्ट में लिखा था। जैसे ही ये एफआईआर लिखी जाती है, मीडिया में लीक होती है, हड़कंप मच जाता है। एक भंवरी देवी गायब, उस पर से नाम एक मंत्री का, एक विधायक का, और ये भंवरी देवी वो जो जयपुर में आई थी 1 महीने पहले और आकर कहती है कि उसके पास एक सीडी है, और वो सीडी अगर लीक कर दी तो 3 दिन में सरकार गिर जाएगी। तो जाहिर सी बात है सारी कड़ियाँ एक दूसरे से मिल रही थी। अब मामला हाई प्रोफाइल था, विपक्ष ने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, पूरे जयपुर में हंगामा होने लगा।
पॉलिटिकल नेताओं के बीच में ज़ुबानी जंग शुरू हो गई, लेकिन मदेरना और मलखान लगातार इन चीज़ों से मना करते रहे। पुलिस के ऊपर दबाव, फिर ये हुआ कि पुलिस ईमानदारी से जांच नहीं करेगी क्योंकि स्टेट के मंत्री का मामला है, तो फिर राजस्थान सरकार को मजबूरी में आकर इस केस को सीबीआई को सौंपना पड़ा। तो पुलिस से लेकर इस केस को सीबीआई को दे दिया गया। अब सीबीआई ने जब जांच अपने हाथ मिली तो उसने सबसे पहले ये देखा कि शुरुआत जो की कि आखिर ये भंवरी देवी है क्या। तो उसने उसके गांव से शुरुआत की। वो नट बिरादरी के एक बहुत ही गरीब परिवार से, एक पिछड़े गांव से, उसके बाद उसकी नौकरी लगती है, फिर देखते ही देखते उसका घर, कोठी, गाड़ी, बच्चे नामी प्राइवेट स्कूल में, और इन सब के बीच में एक रिश्ता जुड़ता है मढेरना और विधायक, मंत्री और विधायक के साथ। तो सीबीआई को ये तो पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें हैं। अब सीबीआई को ये था कि जिस सीडी का जिक्र हो रहा है, क्या वो वाकई सीडी एग्जिस्ट करती है, क्या वो सीडी है। इसी बीच में मीडिया के ज़रिए एक सीडी लीक हो जाती है और वो धीरे धीरे तमाम चैनल के हाथ में लगती है। हम लोगों के पास भी आई, हम लोगों ने सीडी देखा, बात की, और उस सीडी में सब कुछ साफ साफ था। लेकिन वो सीडी सिर्फ मढेरना और भंवरी देवी की थी और करीब 52 मिनट की वो सीडी थी। उस 52 मिनट में सारी कहानी, सारी नंगी हरकतें साफ साफ देखी जा सकती थी। तो ये सीडी जब लीक हुई और उसके बाद मीडिया में आ गई तो फिर हंगामा मच गया। इससे एक चीज़ साबित हो गया कि भंवरी देवी झूठ नहीं बोल रही थी, उसके साथ सीडी है उसके पास, और उसने ये सीडी खुद बनाया। और उस सीडी को देख के लगता है कि भंवरी देवी को मालूम है कि उस कमरे में उस वक्त उसकी फ़िल्म बन रही है, क्योंकि वो फिल्म उसने खुद अपनी मर्ज़ी से, अपनी जानकारी में बनाई थी। तो जब ये सीडी सामने आ गई तो सीबीआई के पास एक पुख्ता सबूत आ गया कि ये फिर सही है, और इसका मतलब भंवरी देवी का वो जो एक धमकी थी वो सही थी, और इसमें ये मंत्री इन्वॉल्व है। और चूँकि सीडी के बाद से अब वो गायब है तो शक सीधे सीधे मंत्री पे है। तो सीबीआई ने फिर ज़बरदस्त, चूँकि एक तो दबाव भी चल रहा था, तो फिर करीब सितंबर में वो गायब हुई थी। जनवरी 2012 में महिपाल मढेरना को गिरफ्तार कर लेती। इसके बाद विधायक मलखान सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस दौरान फिर सारी चीज़ें अब पूछताछ होती हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। और तभी पुलिस को 4 ही महीने बाद एक सुराग मिलता है, और वो ये कि भंवरी देवी अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उसका मर्डर हो गया। और ये कत्ल ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन वो अपने घर से गायब हुई थी, यानी 1 सितंबर 2011 को। जो 1 सितंबर 2011 को वो गायब हुई थी सुबह, और 1 सितंबर 2011 की शाम को उसका कत्ल कर दिया गया था। तो जब ये चीज़ें हुई तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मंत्री को भी, विधायक को भी, इन तमाम लोगों को। अब इसके बाद जब पूछताछ हुई तो फिर पूरी कहानी सामने आ गई। उस कहानी में ये था कि भंवरी देवी को ये कहा गया था कि कार के 4 लाख जो सोहन लाल है मलखान सिंह का, वो, और 60 लाख डील के जो आपको सीडी देने हैं वो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से बिलाड़ आना पड़ेगा, ये राजस्थान में जोधपुर से थोड़ा आगे है, तो बिलाड़ एक जगह का नाम था, वहाँ पे आप आओगे और वहीं आपको मिलना, और सीडी लेकर आना, क्योंकि सीडी देखने के बाद ही पैसे देंगे। तो उसमें एक नाम लिया गया कि आप जब बिलाड़ आओगे तो वहाँ आपको एक राजू भाई मिलेंगे, और राजू भाई आपको पैसे देंगे, और राजू भाई को आपको सीडी सौंपना है। अब राजू भाई असल में जो नाम बताया गया था, वो राजू भाई राजस्थान का एक वांटेड क्रिमिनल था, जिसका असली नाम शहाबुद्दीन था। उसने बहुत सारे सुपारी उपारी लेके मर्डर भी किए। तो वो शहाबुद्दीन था, जिसको भंवरी देवी को नहीं मालूम। तो उसको कहा गया था एक राजू भाई होंगे जो मदेरना के जानकार हैं, ख़ास है। खैर, तो भंवरी देवी गाड़ी में अपनी निकलती है, सोहनलाल उसके पीछे पीछे चलता है, ये यकीन दिलाने के लिए कि हाँ चलो वहाँ पे पैसे मिलेंगे बिलाड़ा इलाके में। उसके बाद ये लोग जब रास्ते में एक जगह रुकते हैं तो एक बोलेरो जीप मिलती है। बोलेरो जीप में राजू भाई बैठे हुए थे और उसका एक साथी मौजूद था, 2 लोग थे। सोहनलाल पीछे की गाड़ी में था। अब जो है भंवरी देवी वो बोलेरो में बैठ जाती है राजू भाई और उसके एक साथी के साथ। अब बोलेरो जीप चल रही है, वो पूरा बेल्ट जो है बहुत ही सुनसान रहता है। सड़क पे आप आधा किलोमीटर के बाद एक दूसरी गाड़ी दिखाई देगी। उस बोलेरो जीप में ऑलरेडी सीडी प्लेयर की भी फैसिलिटी थी। तो भंवरी देवी उसके बाद अब
पीछे जो है वो राजू भाई बैठे हुए, तो उसके बराबर में भंवरी देवी, और वो सीडी देती है, सीडी को बोलेरो कार में डाल के सीडी प्लेयर में डाला जाता है, और वो पूरे 52 मिनट की सीडी को राजू भाई और उसके साथी देखते हैं भंवरी देवी के साथ। और जब वो पूरी फिल्म देख लेते हैं तो इसके बाद फिर वो भंवरी देवी कहती है कि पैसे दे दो, लेकिन तब तक गाड़ी किसी और ट्रैक पे घुमा दिया गया था। तो जब वो दूसरे ट्रैक पे गया जहाँ पे एग्जैक्ट जाना था, तो भंवरी देवी को डाउट होता है, तो वो गाड़ी में शोर, उसे डर तो वैसे ही रहता था कि नेताओं से पंगा लिया, तो वो गाड़ी में शोर करने लगती है, और ये दोनों घबरा जाते हैं कि अगर कोई आसपास से गुजरेगा तो पकड़े जाएंगे। तो क्या करते हैं, उसका वो और वो साथी भंवरी देवी को बोलेरो जीप में नीचे सीट के नीचे अचानक पटकते हैं, और उसके बाद एक उसका अपना पैर उसके गला पे डालता है, बाकी एक हाथ, और पैर से ही गला कुचल कर भंवरी देवी को मार देते हैं। उसका दम घुट जाता है। अब जब सब कुछ ये हो जाता है तो फिर इसके बाद गाड़ी एक जगह पे रुकती है जाके, वहाँ पे एक और बंदा आता है जो मधेरना का था, वो जो है इस पूरे मामले को नज़र रखे हुए थे, ये लोग सारे फॉलो कर रहे थे। और वहाँ पे से अब इनको कहा जाता है कि एक जलौड़ा जगह है, पहले इनको बिलाड़ा कहा गया था, अब इसके बाद एक जलौड़ा जगह थी जो एकदम सुनसान है, वहाँ पे ईंट के भट्टे भट्टे बहुत हैं। तो वहाँ पे एक और बंदा आता है, एक और कैरेक्टर, उसका नाम था बिश्ना राम। तो बिश्ना राम को अब ये बॉडी दी जाती है और कहा जाता है कि अब तुमको इस ठिकाने लगाने का काम तुम्हारा है। तो अब मर्डर किया शहाबुद्दीन उसके साथी ने। इसके बाद थोड़ा और आगे जाने के बाद भंवरी देवी की बॉडी को सौंपा गया एक बिश्ना राम बिश्नोई को। उसके बाद वो उस बॉडी को लेके एक पिपाड़ इलाका है वहाँ पहुँचता है। पिपाड़ इलाके में ले जाकर जो बिश्ना राम था वो वहाँ के एक जंगल में, जिसमें सारी वो ईंट की भट्टी भट्टी भी उधर थी, वहाँ ले जाके उसको आग के हवाले कर देता है और भंवरी देवी की लाश को जला देता है। और जब तक पूरी लाश नहीं जल जाता वो वहीं रहता है। उसका लाश जब एकदम बिल्कुल राख हो जाती है तो फिर वो वहाँ से निकलता है और वापस घर पहुँच जाता है। तो ये मर्डर तो सारा हो गया, अब सीबीआई ने पकड़ भी लिया। अब ये था कि जब तक लाश नहीं मिलेगी तब तक प्रूफ नहीं होगा कि ये कत्ल हुआ है। अब लाश के लिए लोकेशन जो है, जब शुरू में पकड़े गए तो ये लोग अलग अलग लोकेशन बता रहे हैं, तो लाश मिल नहीं रही है, तो वो परेशानी अलग। लेकिन बाद में खैर सही लोकेशन तक पुलिस पहुंची और वहाँ से सिर्फ राख मिले, और हाँ कुछ उसके अंगूठी और वो सारी चीज़ें मिली, और फिर उसके दांत वाँत जो थे तो उसका डीएनए भी हुआ, और उस राख का भी डीएनए हुआ, जिससे पता चल सके कि इसमें मानव अंग थे कि नहीं, जलाए गए कि नहीं। तो जब सारी रिपोर्ट आई तो फिर उससे मैच किया गया कि हाँ इसमें भंवरी देवी के अंश थे, भंवरी देवी को जलाया गया। तो इसके बाद सारी चीज़ें हुई और ये सारे फंस गए। लेकिन फिर नया मोड़ तब आता है जब ये पता चलता है कि जिस पति ने रिपोर्ट लिखाई थी भंवरी देवी की गुमशुदगी की, उसके अपने पति ने, वो पति भी इसमें शामिल था इस साजिश में, और उसके बारे में 120 के तहत फिर सीबीआई ने मामला दर्ज किया। तो जिस दिन ये भंवरी देवी गायब हुई थी उसके पति को पूरी प्लानिंग मालूम थी। अच्छा, पति भी बहुत गरीब, और भंवरी देवी उसको बहुत ज़्यादा भाव भी कभी नहीं देती थी, और वो चूँकि उसके बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना सब शुरू हो गया था, तो अपने पति के साथ बर्ताव बहुत ही बुरा करती थी। और इससे भी अमरचंद जो उसका पति है वो नाराज़ रहता था, और उसे ये भी पता था कि उसकी पत्नी के किन किन के साथ रिश्ते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थीं कि उसे लगा कि ये 60 लाख की जो डील है, ये सारे पैसे मेरे पास आ जाएंगे, भंवरी भी मर जाएगी, पीछा भी छोड़ जाएगा, मैं अकेला फिर रहूँगा, गाड़ी घर ये सब मेरे होंगे। तो इस चक्कर में वो इस साजिश में शामिल हो गया था। तो शुरुआत में जो कंप्लेनेंट था, बाद में वो भी साजिश का मोहरा निकला, फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ये मुकदमा वहाँ की सेशन कोर्ट में चलना शुरू हुआ। 17 टोटल आरोपी बनाए गए। इसमें मलखान सिंह की फैमिली के भी कुछ लोग थे। फिर ये पता चला कि सीडी में तो भंवरी देवी और मधेरना जो मंत्री हैं उनके थे तस्वीरें, लेकिन जो मलखान सिंह विधायक था उस विधायक से भंवरी देवी की एक बेटी भी थी, और भंवरी देवी ने ये चीज़ें उस वक्त ये
जो मलखान सिंह को ब्लैकमेल कर रही थी वो यही कर रही थी कि मैं सबको बता देंगे, तुम्हारे घर में ही बता दूंगी कि तुमसे मुझे मेरी एक बेटी भी है। तो वो अलग ब्लैकमेल हो रहा था, मदेरना का सीडी आ गया, वो अलग ब्लैकमेल हो रहा था। तो फिर इन सारे लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया और फिर इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल भी किया। तो 17 इसमें आरोपी बनाए गए सीबीआई ने, और 2012 में सीबीआई ने इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी। लेकिन जब चार्जशीट दाखिल की और सभी पे जो इल्ज़ाम लगाया था वो हत्या और किडनैपिंग का, मर्डर एंड किडनैपिंग, और अमरचंद जो उसके पति के खिलाफ है वो किडनैपिंग में मदद करना और साजिश में शामिल होना 120 बी, तो इसके खिलाफ की ये मामला दर्ज किया। कुल अलग अलग 298 इसमें गवाह थे जिनको गवाहियाँ हुई जिनकी। लेकिन 12 के बाद करीब 16 महीने 13-14 एंड तक ये पूरी चार्जशीट की कार्रवाई पे रोक लगा दी गई, ये राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पे, क्योंकि कुछ लोग पहुंच गए थे कि इसमें सही जांच नहीं हुई और सही चीज़ें नहीं हुई, तो ये चार्जशीट पे कार्रवाई ना हो। तो इस चक्कर में करीब 1.5-2 साल ऐसे निकल गए। तो 16 महीने तक चार्जशीट पे बहस रुकी रही। फिर अगस्त 2014 से ट्रायल शुरू हुआ। अगस्त 2014 से ट्रायल शुरू हुआ, ये 2018 चल रहा है। लेकिन अभी भी निचली अदालत का फैसला नहीं आया, मतलब सेशन कोर्ट का, कि मडेरना का क्या होगा, मलखान सिंह का क्या होगा। हालांकि ये सब गिरफ्तार हो गए थे तभी, और पिछले करीब, चूँकि ये जनवरी 2012 में गिरफ्तार हुआ था मंत्री और विधायक, तो 6 साल से जेल में हैं। लेकिन अभी तक 14 से ट्रायल शुरू हो चुका है, कोर्ट का फैसला आया नहीं है। कोर्ट के फैसले का सभी को इंतज़ार है, जबकि भंवरी को मरे हुए करीब 7 साल हो चुके हैं। और इसमें जो सारे सबूत हैं, जो सीबीआई का अपना पक्ष है, जो चार्जशीट है, उसके हिसाब से वो पूरा पुख्ता सबूत है कि कैसे भंवरी देवी को इन लोगों ने मारा। तो ये वो कहानी थी जिसने राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया था, क्योंकि इसमें एक भंवरी देवी ने, एक मंत्री, एक विधायक, इन तमाम लोगों को कैसे अपनी साजिश का मोहरा बनाया था, कैसे उसकी ख्वाहिशें बड़ी थी और उसको नेता बनना था, विधायक का चुनाव लड़ना था। और ये भी था कि उसने 1-2 ऐसे क्लू छोड़े थे कि वो सीडी जो थी, भंवरी देवी ने वो 60 लाख बेशक उसको में डील किया था, लेकिन भंवरी देवी को एहसास था इस बात का कि ये लोग उसके साथ डबल गेम खेल सकते हैं। तो भंवरी देवी ने सीडी की कॉपी बनाकर अलग अलग जगहों पर रखी थी। एक तो अजमेर में किसी बैंक का एक लॉकर था, उस लॉकर में भी उसने सीडी की कुछ कॉपियां रखी थी, ताकि अगर उसे कुछ हो तो ये लोग बच ना सकें। और बाद में सीबीआई को कुछ सबूत ऐसे मिले जिसके बाद वो अजमेर गई, अजमेर के उस लॉकर को खोला और वहाँ से सीडी की कॉपी भी निकली। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें एक भंवरी देवी की महत्वाकांक्षा, एक भंवरी देवी को सत्ता की ताकत का नशा, वो सारी चीज़ें चाहिए थी जो उसने 2-3 सालों के अंदर देखे थे। और दूसरी तरफ वो नेता जो मौका परस्त थे, उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया। ये पूरी कहानी थी भंवरी देवी की, जिसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी जिसमें ओमपुरी ने महिपाल मदेरना का रोल प्ले किया था और भंवरी देवी, मलिका सहरावत ने भंवरी देवी का रोल प्ले किया था। तो ये थी पूरी भंवरी देवी की कहानी। और 1 सितंबर 2011 को वो गायब हुई थी, उसी दिन उसका कत्ल हुआ था। और आज 28 अगस्त है, मतलब अब से 3-4 दिन के बाद वो 1 सितंबर आ जाएगा। तो पूरे 8 साल हो जाएंगे, 7 साल हो जाएंगे। लेकिन इन 7 सालों में अभी तक लोअर कोर्ट का भी फैसला नहीं आया, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर मालूम नहीं कहाँ कहाँ। तो वक्त लगता है यहाँ पे ऐसे सारे केस का। आखिरी में जब मैं सोचता हूँ कहानी आपको ख़त्म करता हूँ, तो ये आता है कि फैसले में थोड़ा वक्त लगता है और फैसला कुछ लंबा ही हो जाता है। तो भंवरी की ये कहानी थी, और अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, बुरा लगा तो भी बताइएगा। और